अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझा, डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अब हमने समझ लिया है। तो इस वीडियो में हम उसकी केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कलेक्टिवली उन सारी चीज़ों को हम लोग टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग कह रहे होते हैं। टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग की अगर बात की जा रही है, ठीक है। टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग को स्पेसिफाई कैसे करें, हम डिफ़ाइन किस तरीके से करें, ये याद रखिएगा। जो मशीन से कपड़ा बन के निकल रहा होता है, रॉ फैब्रिक होता है, उसके लिए टेक्निकल टर्म जो यूज़ होती है ग्रेग फैब्रिक की यूज़ होती है। ठीक है, जो मशीन से रॉ फैब्रिक निकलेगा उसे क्या कहा जाएगा? ग्रेग फैब्रिक कहा जाएगा। अब ये जो ग्रेग फैब्रिक होता है इसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, इश्यूज़ होते हैं डिफरेंट किस्म के। तो इसे खूबसूरत बनाने के लिए, इसकी वैल्यू एडिशन करने के लिए आप इसके ऊपर डिफरेंट केमिकल प्रोसेस करते हैं। इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम इसके ऊपर डाइंग का प्रोसेस करते हैं, प्रिंटिंग का प्रोसेस करते हैं। कलेक्टिवली ये दोनों कलरेशन के प्रोसेस हैं। ठीक है, और इन दी एंड अगर हम उसके अंदर कोई फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कॉटन का फैब्रिक है, उसके ऊपर मैं वाटर रिपेलेंट फिनिशेस अप्लाई करना चाह रहा हूँ या फिर एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस अप्लाई करना चाह रहा हूँ, उसकी टोटली प्रॉपर्टीज़ को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो डिफरेंट तरह के फिनिशेस अप्लाई किए जाते हैं। वो मैकेनिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली ये 3 प्रोसेस इस वजह से किए जाते हैं। लेकिन कई सारे इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से ना डाइंग उसके ऊपर सही से हो सकती है, ना उसके ऊपर प्रिंटिंग सही से हो सकती है, ना फिनिशिंग सही से हो सकती है। ठीक है, इसी वजह से हम उसको उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होता है हमें उस फैब्रिक के अंदर से। ठीक है, जो कि हम प्री ट्रीटमेंट के थ्रू रिजॉल्व करते हैं। तो ये कलेक्टिवली 4 डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसको कंपाइल करके हम क्या कह रहे होते हैं? टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग कह रहे होते हैं। ठीक है, ये चारों प्रोसेस करने के बाद हमारा जो फैब्रिक है वो फिनिश्ड फैब्रिक कहलाने लगेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ग्रेग फैब्रिक की जब हम वेट प्रोसेसिंग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? फिनिश्ड फैब्रिक कहलाता है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग ये एज पर रिक्वायरमेंट होते हैं, कंपलसरी नहीं होते। लेकिन जो प्री ट्रीटमेंट है, कपड़े के जो अंदर फ्लॉज होते हैं ग्रेग फैब्रिक के अंदर, उसको रिजॉल्व करना कंपलसरी होता है। तो ये 3 प्रोसेस इतने ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्री ट्रीटमेंट करना कंपलसरी होता है। प्री ट्रीटमेंट को फिलहाल आप लोग ये समझ लें, कपड़े के अंदर से डिफरेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं हम, ताकि आगे के प्रोसेस हो सकें या उसकी प्रॉपर्टीज़ एनहांस हो सकें। ठीक है, वेट प्रोसेसिंग की डेफिनेशन हमने समझ ली। क्या होती है वेट प्रोसेसिंग? कन्वर्टिंग ग्रेग फैब्रिक इनटू फिनिश्ड फैब्रिक। ठीक है जी। अब इस वेट प्रोसेसिंग में जो 4 स्टेप्स हैं, इनमें से सबसे पहला जो कंपलसरी स्टेप है जिसको हम प्री ट्रीटमेंट कह रहे हैं, अगर हम उस ग्रेग फैब्रिक के ऊपर सिर्फ प्री ट्रीटमेंट करेंगे तो ये फिर क्या कहलाएगा? RFD कहलाएगा या फिर RFP भी कहला सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री के अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजी चल रही है। RFD की मतलब क्या होती है हमारे पास कि रेडी फॉर डाइंग। ठीक है, वरना आप डायरेक्टली बगैर ट्रीटमेंट के उसके अंदर डाइंग अगर करेंगे, डिफरेंट तरह के इश्यूज आएंगे, उसमें डिफरेंट तरह के फॉल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से RFP का मतलब क्या है? रेडी फॉर प्रिंटिंग। थोड़े बहुत पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस तरह का प्रिंट अप्लाई करना है, किस तरह की डाइंग करनी है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने उसके ऊपर प्री ट्रीटमेंट करानी होती है। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स आपको खास तौर पे पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अगर प्री ट्रीटमेंट सही से नहीं होगा तो वो सारे के सारे जो इश्यूज हैं वो डाइंग और प्रिंटिंग में नुमाया होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब प्री ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। प्री ट्रीटमेंट को हम डिफाइन कैसे करें, ये तो हमें समझ में आ गया कि हम फैब्रिक के इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे, गेटिंग फैब्रिक रेडी फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस। मतलब डाइंग या प्रिंटिंग के लिए या इवन फिनिशिंग के लिए अगर हमने कपड़े को रेडी करना है तो बगैर प्री ट्रीटमेंट किए वो रेडी नहीं हो सकता। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सपोज़ हमने एक सफ़ेद कलर का कुर्ता बनाना है, तो उसके अंदर हमें कोई ज़रूरत नहीं है डाइंग या प्रिंटिंग की, तो लेकिन उसके अंदर प्री ट्रीटमेंट तब भी कंपलसरी होगा, क्योंकि उसके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो आपको रिजॉल्व लाजमी करने हैं ताकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इम्प्रूव हो जाएं, इन्हांस हो जाएं। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा, उसी चीज़ से रिलेटेड है कि प्री ट्रीटमेंट हम क्यों कर रहे हैं? फैब्रिक के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, ताकि फैब्रिक के कैरेक्टरिस्टिक्स इम्प्रूव हो जाएं। ठीक है, अब डिफरेंट तरह के प्रोसेस होते हैं फैब्रिक के प्री ट्रीटमेंट में, जिसके अंदर हमारे पास सिंजिंग, क्रॉपिंग, बायो पॉलिशिंग, डी साइजिंग, स्काउरिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन मैं लाइन से आपको प्रोसेसेस नहीं बताऊंगा, मैं उसकी रूट कॉज बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए
कि ये प्रोसेस करना क्यों है। अननेसेसरली किसी भी प्रोसेस को पत्थर की लकीर बना के आप करेंगे तो उससे पैसा वेस्ट होता है। कई दफ़ा ऐसी भी सिचुएशन आती है कि वो प्रोसेस नीड नहीं होता, लेकिन क्योंकि कंपनी का प्रोटोकॉल सेट हुआ हुआ है फजूल किस्म का, आप वो प्रोसेस लाजमी कर रहे होते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा पैसे उसके अंदर वेस्ट हो रहे होते हैं। लिहाजा आपको रूट कॉज पता होनी चाहिए, उसकी बेसिस पे हम प्रोसेस समझेंगे। जैसे कि सबसे पहली जो रूट कॉज है जो ग्रेक फैब्रिक के अंदर होती है, क्योंकि आपको पता है जब वीविंग होती है तो उसके अंदर बीटिंग और डिफरेंट तरह की शेडिंग वगैरह के मोशंस हो रहे होते हैं, धागा लगातार रगड़ खा रहा होता है, फ्रिक्शन से होके गुजरता है, तो जो फैब्रिक बनेगा वो इतना स्मूथ नहीं बनेगा। नॉर्मली हम ज़्यादातर उसके अंदर स्पन यार्न यूज़ करते हैं, स्टेपल यार्न, और जब आप उसे फ्रिक्शन से गुजारेंगे, चाहे आपने कितनी ही अच्छी साइजिंग क्यों ना की हो, उसके ऊपर जब फ्रिक्शन से गुजारेंगे तो उसकी सरफेस पे क्या आ जाएगी, हेरीनेस आ जाएगी, एब्रेजन भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। जब फ्रिक्शन से गुजारते हैं तो कपड़े की जो हालत ख़राब होती है उसे आप एब्रेजन कह रहे होते हैं, ठीक है। तो कपड़े के ऊपर जो प्रोट्रूडिंग फाइबर आ गए, जो फाइबर्स प्रोट्रूड कर रहे हैं इसकी सरफेस से, इसकी वजह से इसका टेक्सचर ख़राब हो रहा होता है, और ये प्रोट्रूडिंग फाइबर हमारा पहला मसला है, पहली प्रॉब्लम है हमारी प्री ट्रीटमेंट की। इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो क्या इश्यूज आ सकते हैं, उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहला इश्यूज अपीयरेंस और हैंड फील से रिलेटेड क्या आएगा। अब सपोज करें, इमेजिन करें एक कपड़े के ऊपर इस तरह से प्रोट्रूडिंग फाइबर्स हैं, हेरीनेस आ रही है, और एक कपड़ा बिल्कुल स्मूथ है, कोई हेरीनेस वगैरह नहीं है, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज में क्या फ़र्क नजर आएगा। ऑब्वियसली जिसके ऊपर ये हेरीनेस आ रही होगी वो कपड़ा कैसा होगा, काफ़ी रफ होगा, उसकी फ्रिक्शन बढ़ चुकी होगी इन प्रोट्रूडिंग फाइबर्स की वजह से, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर गंदगी जल्दी लगेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोट्रूडिंग फाइबर है, कपड़े का सरफेस एरिया बढ़ रहा है, वो डर्ट ज़्यादा जल्दी कैच करेगा, स्टेन्स जल्दी कैच करेगा, जल्दी गंदा हो जाएगा, बार बार धोना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा आप उसे धोएंगे उसके अंदर और ज़्यादा शॉर्ट फाइबर्स एंटेंगल होते जाएंगे, पिलिंग का इशू आ सकता है वॉशिंग की वजह से, ठीक है। फाइबर्स की छोटी छोटी बॉल बन जाएंगी फैब्रिक की सरफेस के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो छोटे छोटे से फाइबर्स हैं इनका शेडो भी अपेयर होगा, और वो बल्क में फैब्रिक का शेड डल कर देगा, मतलब उसका लस्चर रिड्यूस हो जाएगा, डलनेस कॉज करेगा, ठीक है। ये अपेरेंस रिलेटेड इश्यूज हैं, हैंड फील रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है। तो ये जाहिर है इस प्रोट्रूडिंग फाइबर की वजह से आ रहे होते हैं। इसी तरह डाइंग के अंदर क्या मसला आएगा इसको भी समझें। मिसाल के तौर पे मैं इस फैब्रिक को एक सपोज करें स्काई ब्लू कलर से डाई कर रहा हूँ, और इस फैब्रिक को भी स्काई ब्लू कलर से डाई कर रहा हूँ। इन दोनों में से दोनों फैब्रिक को मैंने सेम डाइंग रेसिपी से डाई किया, लेकिन स्टिल ये फैब्रिक जिसके अंदर प्रोट्रूडिंग फाइबर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वो डार्कर टोन की तरफ चला जाएगा। उसके डार्कर टोन की तरफ जाने की वजह क्या है, क्योंकि उन फाइबर्स का शेडो बन रहा है, तो उस शेडो की वजह से ब्लैक टोन आएगी, डार्कर टोन आएगी। इवन दो वी आर यूजिंग सेम रेसिपी, स्टिल इसके कलर में वेरिएशन होगी, और ये वेरिएशन ज़्यादातर पेस्टल शेड्स में आ रही होती है, डार्कर टोन की तरफ ले जा रहा होता है, ठीक है। किस वजह से, ये भी प्रोट्रूडिंग फाइबर्स की वजह से आ रहा है। दूसरी बात, शेड मैचिंग का इशू तो हमें समझ में आ गया। इसी तरीके से केमिकल कंजम्पशन का भी बड़ा मसला होता है। वो फैब्रिक जो कि बिल्कुल स्मूथ है उसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ केमिकल एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि सरफेस पे कोई एक्स्ट्रा फाइबर भी नहीं है, लेकिन जहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर ऑफ फाइबर्स हैं सरफेस के ऊपर, उसकी केमिकल कंजम्पशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। ज़्यादा केमिकल कंज्यूम कर रहा है, स्टिल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ शेड या जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमें इसमें नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक और दूसरी बड़ी वजह है, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा केमिकल कंजम्पशन नहीं आ रही होती, लेकिन स्टिल आपको इसे दिमाग में रखना है। सिनेरियो टू सिनेरियो ये चीज़ वेरी कर सकती है, ठीक है। इसी तरीके से हम आ जाते हैं प्रिंटिंग में। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटिंग होती है हमारे पास, पिगमेंट बेस्ड प्रिंटिंग भी होती है और डाई बेस्ड प्रिंटिंग भी होती है। अब सपोज कि मैं पिगमेंट बेस्ड प्रिंटिंग की बात करूं, आपको पता है पिगमेंट बेस्ड प्रिंटिंग के अंदर क्या होती है, कपड़े के ऊपर बिल्कुल लेयर की तरह से वो अप्लाई होता है, ठीक है, उसके ऊपर लेयर बन जाती है। तो अगर तो प्रोट्रूडिंग फाइबर्स इस तरह से मौजूद हैं तो क्या होगा, वो लेयर फैब्रिक के ऊपर सही से ग्रिप नहीं बना पाएगी, उसके नीचे हॉलो सॉकेट्स रह जाएंगे। अगर ग्रिप नहीं बनेगी तो क्या होगा, बार बार वॉश करने पे वो पिगमेंट प्रिंट जो है वो पील ऑफ होना शुरू हो जाएगा, या फिर पाउडर ऑफ होके झड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे तो इन दो चीज़ों की और भी कई सारी वजूहात होती हैं, लेकिन प्रोट्रूडिंग फाइबर इज़ वन ऑफ दोज रीजंस, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं डाई बेस प्रिंट कर रहा हूँ, तो डाई बेस प्रिंटिंग के अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा डाई बेस प्रिंटिंग के अंदर डाई एब्जॉर्ब होती है, लेयर नहीं बनती वहाँ पे। तो जब एब्जॉर्बेंसी की बात आती है तो ये याद रखिएगा, अब यहाँ पे दो फैब्रिक है मेरे पास जिसके ऊपर प्रोट्रूडिंग फाइबर है और एक के ऊपर प्रोट्रूडिंग फाइबर नहीं है, तो ज़्यादा जल्दी किसमें एब्जॉर्ब होगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है इसमें ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा। लेकिन सिर्फ एब्जॉर्ब ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है वो, बल्कि फैल भी रहा होगा प्रिंट।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने एक सर्किल को प्रिंट करना है एक नॉर्मल शर्ट के ऊपर और एक कारपेट के ऊपर, तो सर्किल ज़्यादा शार्प किस पे प्रिंट होगा? ऑब्वियसली शर्ट के ऊपर प्रिंट होगा, क्योंकि वो स्मूथ फैब्रिक है बिल्कुल। कारपेट के ऊपर क्या होगा, वो फैलना शुरू हो जाएंगी उसकी एजेस, ठीक है। तो ये डाई बेस प्रिंटिंग के अंदर इशू आ रहा होता है, प्रिंट की जो इमेज है वो फैल जाती है, ब्लर हो जाती है, ठीक है जी। इसी तरीके से फिर हमारे पास फिनिशिंग के अंदर भी डिफरेंट इश्यूज कॉज हो रहे होते हैं इस प्रोट्रूडिंग फाइबर की वजह से, जिसकी वजह से इनइफेक्टिव केमिकल एप्लीकेशन होती है डिफरेंट फिनिशेस की, डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन सा फिनिश यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी तरह की कोटिंग अप्लाई कर रहा हूँ, तो इन प्रोट्रूडिंग फाइबर की वजह से क्या होगा, फैब्रिक की सरफेस से वो कोट सही से अप्लाई नहीं हो पाएगा, उसके अंदर हॉलो स्पेसेस रह जाएंगी, एयर बबल्स क्रिएट हो जाएंगे और वो भी पील ऑफ होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप सपोज वो कर रहे हैं उसके ऊपर फायर रिटार्डेंट फिनिशेस कर रहे हैं, तो आपको पता होगा, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई पेपर है, पेपर को जब मैं बर्न करने की कोशिश करूंगा तो वो सेंटर से ज़्यादा जल्दी बर्न होगा या कॉर्नर से? ऑब्वियसली कॉर्नर से बर्न होगा। जितने एंड पॉइंट्स होते हैं वहां से ज़्यादा जल्दी कोई भी चीज़ कंबस्ट होना शुरू होती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों के ऊपर फायर रिटार्डेंट फिनिशेस अप्लाई कर रहा हूँ तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट किस में देगा? जिसके ऊपर प्रोट्रूडिंग फाइबर नहीं है, क्योंकि इसमें एंड पॉइंट्स नहीं है। जितने ज़्यादा एंड पॉइंट्स होंगे उसके जलने के खदशात उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जलने की, ठीक है। तो ये फिनिशेस टू फिनिशेस वेरी कर सकती है चीज़। ओवरऑल इन सारे मसाइल की जड़ हमारे पास क्या है? ये प्रोट्रूडिंग फाइबर। अब इतने सारे इश्यूज कॉज कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हमें इन प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को हटाना होगा, किसी तरीके से इनसे जान छुड़ानी होगी। तो वो सॉल्यूशन हम किस तरीके से देख रहे होते हैं उसको जरा समझते हैं। कितने तरीके से प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को रिमूव किया जा सकता है? एक तरीका तो यह है सिंजिंग। सिंजिंग क्या होती है कि मैं प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को बर्न करके रिमूव कर दूं। और नॉर्मली ये जो सिंजिंग का प्रोसेस है ओपन विड्थ फैब्रिक के अंदर किया जा रहा होता है, मतलब फैब्रिक को ओपन विड्थ फॉर्म में चलाया जा रहा होता है। कई सिचुएशंस में ऐसे भी सिनेरियो आते हैं जहां पे आप यार्न की भी सिंजिंग करते हैं। वो सिनेरियोज कुछ स्पेसिफिक हैं, अगर हम सिंजिंग पे डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। खैर, अब यहाँ पर इस चीज़ को समझें। ये फैब्रिक की एक लाइन डायग्राम है, फैब्रिक यहाँ पे गुजर रहा है फ्लेम के ऊपर से। फ्लेम जैसे इसके ऊपर पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से इसकी सरफेस के ऊपर जो प्रोट्रूडिंग फाइबर थे वो प्रोट्रूडिंग फाइबर कंबस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड से क्यों नहीं कंबस्ट हो रहे? क्योंकि सिर्फ फ्रंट से इसका कांटेक्ट है, दूसरी साइड से इसका कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पर स्पीड ही सब कुछ होती है। स्पीड अगर मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो फ्लेम सारे प्रोट्रूडिंग फाइबर को सही से बर्न नहीं कर पाएगा, और अगर मैंने इसकी स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा कम कर दी तो क्या होगा, ये फैब्रिक भी साथ साथ कंबस्ट होने के खदशात बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये मामलात होते हैं। इन दी एंड आप फैब्रिक को जब सिंच करके फैब्रिक रोलर पे रोल करके रख देते हैं तो भी इसके अंदर ये चांसेस होते हैं कि कोई इसमें छोटा सा स्पार्क रह जाए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो बर्न होना शुरू होगा, तो वो पूरे फैब्रिक रोल को बर्न करेगा। डिफरेंट तरह के एक्सीडेंट्स कॉज हो सकते हैं इससे, ठीक है। तो उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंच करने के बाद फैब्रिक को किसी भी वाटर बाथ के अंदर डिप करके निकाल लेते हैं। ये सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे हम यूज करते हैं। ये जो डिप करने का प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, क्विंचिंग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्विंचिंग क्या है, सिंजिंग का सेफ्टी प्रिकॉशन है, ताकि वो आग फैल ना जाए। अगर वो चीज़ फैल गई तो जाहिर है हमारे पास और बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, पूरी कंपनी में आग लग सकती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आगे चलते हैं। कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां पे आप सिंजिंग को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे तो डिफरेंट काइंड ऑफ सिंजिंग होती है कंट्रोल के एतबार से अगर बात की जाए, ठीक है। लेकिन सपोज अगर मेरे पास पॉलिएस्टर कॉटन ब्लेंड है, या सपोज 100% पॉलिएस्टर का फैब्रिक है, उसका मैंने स्पन यार्न यूज किया है, मतलब उसके अंदर भी प्रोट्रूडिंग फाइबर का इशू आ रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए जाहिर है सिंजिंग तो मैं इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना हम। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका जो पॉलिएस्टर है वो एक थर्मोप्लास्टिक फाइबर है, वो मेल्ट हो सकता है और उसके ऊपर एक लेयर बन सकती है उसकी फ्यूज होने की वजह से, ठीक है। तो वहां पर फिर हमारे पास जो बेटर ऑप्शन है वो क्या है, क्रॉपिंग का। क्रॉपिंग क्या होती है, सिंजिंग अगर नहीं कर सकते क्रॉपिंग की तरफ आ जाएंगे। क्रॉपिंग क्या होती है, बेसिकली आप उन प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को कट करके रिमूव करते हैं, ठीक है जी। कट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ब्लेड होता है। ऑब्वियसली ब्लेड नॉर्मल तरह का नहीं होता है, बल्कि हमारे पास स्पाइरल ब्लेड यूज होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा जो घास काटने की मशीन होती है उसमें भी जो स्पाइरल ब्लेड होता है, बिल्कुल उसी तरह का ब्लेड होता है यहाँ पे, ठीक है। और आप क्या करते हैं, इस फैब्रिक को उस स्पाइरल ब्लेड के साथ
कांटेक्ट में लेकर आते हैं, बल्कि थोड़ा सा दूर ही रखते हैं और उसको कट करते आते हैं। उसकी हाइट और फैब्रिक के डिस्टेंस से ही आप डिसाइड करते हैं कि कितना फाइबर की लेंथ को कट करना है। क्रॉपिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोट्रूडिंग फाइबर्स कट करने के लिए रिमूव नहीं होती, बल्कि अक्सर और बेशतर हमारे पास जो कट पाइल फैब्रिक होते हैं, उन पाइल फैब्रिक के जो पाइल यार्न निकले हुए होते हैं उसकी लेवलिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्रॉपिंग की इंपॉर्टेंस है। अब एक और बड़ी ज़रूरी बात, जब हम क्रॉपिंग करते हैं तो बहुत छोटे छोटे से फाइबर हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं और ये डिफरेंट तरह के हैजर्ड्स कॉज करते हैं लेबर्स के लिहाज से, और इवन कंपनी से भी बाहर ये नैनो फाइबर्स अगर जाएंगे तो लोगों के लिए डिफरेंट तरह की डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, लंग्स रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लगा रहे हैं, हमने सक्शन पंप लगाए हुए होते हैं। ठीक है, ये सक्शन पंप नहीं लगाएंगे तो हवा में फाइबर उड़ेंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह की डिजीजेस कॉज हो सकती हैं, लंग्स रिलेटेड या ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है हमारे पास, सक्शन पंप। ये सक्शन पंप क्या करेंगे, जैसे ये क्रॉपिंग की जो मशीन है इन फाइबर्स को कट करेगी, ये कट हुए हुए फाइबर्स फौरन से सक कर लिए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, नॉर्मली इस तरह के सिनेरियोज में ह्यूमिडिटी भी थोड़ी बढ़ा दी जाती है ताकि वो फाइबर हवा में उड़ने की बजाय क्या हो, एब्जॉर्ब करे उस मॉइस्चर को और ज़मीन पे सेटल डाउन होना शुरू कर जाए। उसकी क्लीनिंग फिर आसान हो जाती है कंपैरेटिवली। लेकिन फिर वो यूटिलिटी रिलेटेड चीज़ें हैं, वो अगर हम डिटेल वीडियो किसी और टॉपिक पे यूटिलिटी पे बनाएंगे तो हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो हमने कितनी चीज़ें डिस्कस कर ली सॉल्यूशन के तौर पे, एक सिंजिंग डिस्कस कर ली जहाँ पर प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को बर्न करके रिमूव कर रहे थे, फिर हमने क्रॉपिंग डिस्कस कर ली जहाँ पर प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को कट कर रहे हैं। इसके अलावा जो टेक्निक है हमारे पास प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को रिमूव करने की, वो क्या है, बायो पॉलिशिंग। अच्छा, एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ के चाहे सिंजिंग हो या क्रॉपिंग हो, दोनों में ही फैब्रिक को हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, ओपन विड्थ फॉर्म में यूज़ करते हैं। गारमेंट बनाने के बाद इतना ज़्यादा इफेक्टिवली आप सिंज या क्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई गारमेंट स्टेज पर आ गया हमारा फैब्रिक, गारमेंट बना लिया आपने उससे, अब उसके ऊपर प्रोट्रूडिंग फाइबर आ रहे हैं, अब क्या करें उसके साथ। तो अब ये हमारे पास थर्ड मेथड है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, बायो पॉलिशिंग कहते हैं। बायो पॉलिशिंग के अंदर क्या किया जाता है इसको ज़रा समझिएगा। अब यहाँ पर हमने जो प्रोट्रूडिंग फाइबर रिमूव करने हैं वो एंजाइम डाइजेशन के थ्रू रिमूव करने हैं। मिसाल के तौर पे मैंने किसी भी एक कंटेनर में फैब्रिक डाला है, उस फैब्रिक में बहुत सारे प्रोट्रूडिंग फाइबर्स हैं, और इस चीज़ को बड़े गौर से समझिएगा, इसमें एंजाइम भी डाला है और हर एंजाइम नहीं, डिपेंड करता है आपने कौन से फाइबर को रिमूव करना है। जैसे कॉटन फैब्रिक अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, कॉटन का पॉलीमर क्या है, सेल्यूलोज है। कॉटन किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज को डैमेज करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है, सेल्यूलेज कहलाता है। ठीक है, एंजाइम्स के जो पूरे के पूरे नॉमेनक्लेचर होते हैं वो सबस्ट्रेट के लिहाज से उसका नाम रखा जाता है जिसको वो डैमेज करेगा। ठीक है, तो सेल्यूलेज एंजाइम हम सेल्यूलोजिक फाइबर्स की बायो पॉलिशिंग के लिए यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब खुद सोचें इस पूरे के पूरे केमिकल बात के अंदर ज़्यादा लूज चीज़ क्या है, फैब्रिक पूरा का पूरा इटसेल्फ लूज है या फाइबर जो एक्सपोज हुए हुए हैं पानी के अंदर बाहर आए हुए हैं वो ज़्यादा लूज है। जाहिर है फाइबर जो कि लूज फॉर्म में है वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे इस एंजाइम को, और एंजाइम जहाँ जाएगा पहले उसी चीज़ को जल्दी डैमेज करेगा। ठीक है, तो जब आप उसको वॉश करने के दौरान सेल्यूलेज एंजाइम से थोड़ा सा ट्रीट करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो प्रोट्रूडिंग फाइबर काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, क्योंकि वो लूज फॉर्म में जल्दी एंजाइम एब्जॉर्ब करेंगे और डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से डी नेचर कर देना है। डी नेचर करना मतलब जो आपका एंजाइम उसमें मौजूद है आपने उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। अब दो तरीके हैं, या तो आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तब डी नेचर हो सकता है, या फिर आप पीएच को वेरी कर दें। ठीक है, जो उसकी पीएच रेंज होगी सपोज उससे ज़्यादा एसिडिक साइड पे चलेगा या उससे ज़्यादा अल्कलाइन साइड पे चलेगा तब भी डी नेचर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव तरीका क्या होता है, हम टेम्परेचर बढ़ा के उस एंजाइम को डी नेचर करते हैं। अगर बगैर डी नेचर किए हमने इस फैब्रिक को निकाल दिया और अपने पास किसी स्टोरेज रूम में रख लिया तो क्या होगा, वो एंजाइम डीएक्टिवेट नहीं हुआ, वो स्टिल उसके अंदर ब्रेक करता रहेगा उसके बॉन्ड्स को, और इन दी एंड वो सिर्फ प्रोट्रूडिंग फाइबर नहीं डैमेज करेगा बल्कि पूरा का पूरा फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी स्ट्रेंथ पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए डी नेचर करना बहुत ज़रूरी है। रिक्वायर्ड रिजल्ट अचीव होने के बाद उसे डी नेचर करना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास थी बायो पॉलिशिंग। तो हमारे पास जो प्रोट्रूडिंग फाइबर की प्रॉब्लम थी उसके कितने सॉल्यूशन हो गए, ये 3 सॉल्यूशन हो गए। सबसे पहली सिंजिंग,
फिर क्रॉपिंग, फिर बायो पॉलिशिंग। गारमेंट स्टेज पे हम कौन सा कर सकते हैं, बायो पॉलिशिंग, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का फाइबर है, ठीक है। सेलुलोज एंजाइम का याद रखिएगा, हर फाइबर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सेलुलोज को ही डैमेज करेगा, उसी की प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को रिमूव करेगा। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। पहली प्रॉब्लम जो थी प्रोट्रूडिंग फाइबर, वो भी फैब्रिक की सरफेस रिलेटेड थी, सरफेस के ऊपर ही आ रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम जो है हमारे पास, वो भी सरफेस रिलेटेड है, और ये दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये है साइजिंग एजेंट। याद होगा आप लोगों को, हमने जो वीविंग पढ़ी थी, वीविंग के अंदर प्रिपरेटरी प्रोसेस में हमने वार्प की साइजिंग की थी। वहाँ साइजिंग हमारे वार्प की ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि वार्प के धागों में अगर ब्रेकेज के चांसेस थे तो क्या हो सकता था, उससे ब्रेकेज हो सकता था और मशीन के अंदर बहुत बड़े बड़े फॉल्ट्स आ सकते। थ्रू आउट द लेंथ वो फैब्रिक के अंदर फॉल्ट रहते, इसीलिए हमने वहाँ पे साइजिंग एजेंट अप्लाई किया था। वो उस वक्त की हमारी ज़रूरत थी। लेकिन अब जब फैब्रिक बन चुका है तो फैब्रिक के अंदर वार्प जो मौजूद है, स्टिल उसके ऊपर वो साइजिंग एजेंट मौजूद है। अब ये हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइजिंग एजेंट एक तरह की हाइड्रोफोबिक लेयर बनाता है, तो ये एब्जॉर्बेंसी काफ़ी हद तक फैब्रिक की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो इसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है। लिहाजा अब ये क्या बन चुकी है, हमारे लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। इस प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या इश्यूज़ आते हैं उसको भी ज़रा देख लेते हैं। कौन कौन से इश्यूज़ हैं हमारे पास। अपीयरेंस या फीलिंग रिलेटेड जो इशू होता है, सबसे पहली चीज़ कि उस लेयर की वजह से फैब्रिक कैसा हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, उसकी एब्जॉर्बेंसी लो हो जाती है, उसकी रेजिलियंस भी लो हो जाती है। आपने देखा होगा जो लोग कलफ लगे कपड़े पहनते हैं उस पर रिंकल भी बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब रेजिलियंस लो हो जाती है। एक और चीज़ याद रखिएगा, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ज़रूर इम्प्रूव होगी, लेकिन उसकी जो टेयर स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है साइजिंग एजेंट की वजह से। ये भी बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। अब आते हैं डाइंग की तरफ। डाइंग अगर आप कर रहे हैं, एक ऐसा फैब्रिक जिस पे साइजिंग एजेंट लगा हुआ है, आपने उसे रिमूव नहीं किया, वार्प के धागों में साइजिंग एजेंट लगा हुआ है, जब आप उसे डाई करेंगे तो डाई ज़्यादा कहाँ पेनिट्रेट करेगी, वार्प के यार्न में या वेफ्ट के यार्न में। ऑब्वियसली जहाँ साइजिंग एजेंट मौजूद नहीं है वेफ्ट में ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई हाइड्रोफोबिक लेयर नहीं है, जिसकी वजह से फैब्रिक अनइवन डाई हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका फ्रंट ज़्यादा एक्सपोज्ड है वार्प के थ्रू या फिर वेफ्ट ज़्यादा एक्सपोज्ड है फ्रंट पे, उसके लिहाज से ये चीज़ वेरी कर सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3/112 है और इसके ऊपर साइजिंग एजेंट लगा हुआ है और इसको अगर मैं डाई कर दूं तो वो डाई ज़्यादातर बैक पे जाएगी, क्योंकि फ्रंट पे ज़्यादा वार्प एक्सपोज्ड है, ठीक है। ये चीज़ अगर एग्जाम्पल नहीं समझ आई है, आप इसकी क्या कहते हैं वीव डिज़ाइन वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि फ्रंट पे वार्प ज़्यादा एक्सपोज है, वेव ज़्यादा एक्सपोज है, वो कैसे पता चल रहा होता है इस नंबर के थ्रू, ठीक है। लिहाजा आपको इस चीज़ का एक अंदाज़ा हो गया होगा कि डाइंग की वजह से अनइवन डाइंग किस लिहाज से हो रही है। जो ज़्यादातर डाई है वो वेफ्ट पे जा रही है, क्योंकि वेफ्ट पे कोई साइजिंग एजेंट की लेयर मौजूद नहीं है, और वार्प के ऊपर क्योंकि वो साइजिंग एजेंट की लेयर है, वार्प अच्छे से डाई नहीं हो रहा है, ठीक है। यही मसला हमारे पास प्रिंटिंग के अंदर आता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेयर की वजह से जब हम प्रिंट अप्लाई करते हैं वो भी सही से उसके ऊपर फिक्स नहीं हो पाता है। बज़ाहिर शुरू में हमें अप्लाई करने के वक्त तो लगेगा कि बड़ा बेहतरीन प्रिंट आया है, क्योंकि जाहिर है उसकी सरफेस के ऊपर ही रहता है, बड़े शार्प प्रिंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसे वॉश करेंगे प्रिंट करने के बाद, तो वो क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेयर के ऊपर ही है, वो उसके अंदर फैब्रिक के साथ कांटेक्ट में नहीं आया है वो प्रिंट, तो क्या होगा, वो प्रिंट भी वॉश ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन पता होना चाहिए। इसको अगर डीसाइज नहीं करेंगे हम सही से तो प्रिंट की भी फिक्सेशन सही से नहीं होगी, प्रिंट उस साइजिंग एजेंट की लेयर पर ही चिपक जाएगा, और जब वो वॉश ऑफ होगी तो प्रिंट भी साथ साथ वॉश ऑफ हो जाएगा। यही मसला हमारे साथ डिफरेंट फिनिशिंग के साथ भी आता है। जब डिफरेंट केमिकल फिनिशेस अप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेयर की वजह से वो फिनिशेस या वो सर्टन केमिकल फैब्रिक में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, उसको भी ये रोक रहा होता है। मतलब इन दी एंड हम ये कह सकते हैं कि साइजिंग एजेंट की वजह से काफ़ी हद तक उसकी एब्जॉर्बेंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी होती है, कंफर्ट भी जिस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है। अब ये समझते हैं कि किस तरीके के साइजिंग एजेंट होते हैं, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। वैसे तो साइजिंग एजेंट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं हमारे पास, उनमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिखी हैं आपके पास, जैसे कि ज़्यादातर जो हमारे पास नेचुरल साइजिंग एजेंट में होते हैं स्टार्च या डिफरेंट तरह के वैक्सेस, नेचुरल वैक्सेस वगैरह भी यूज़ होते हैं, सिंथेटिक वैक्सेस वगैरह भी बनाए हुए होते हैं डिफरेंट लोगों ने, ठीक है। इसी तरीके से रीजनरेटेड में हमारे पास डेक्सट्रिन है, ये भी बड़ा मशहूर साइजिंग एजेंट है, ठीक है। ज़्यादातर ये स्टार्च से ही ड्राइव किया जाता है, रीजनरेटेड साइजिंग एजेंट है। CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के वेस्ट से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है।
ये भी एक तरह के साइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। और इसी तरीके से सिंथेटिक साइजिंग एजेंट में हमारे पास PVA है, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीएक्राइलेट्स, डिफरेंट तरह के साइजिंग एजेंट्स होते हैं हमारे पास, और पॉलिएस्टर रेजिन्स भी हम डिफरेंट तरह के साइजिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। अब कई सारे और सरफेक्टेंट बेस्ड साइजिंग एजेंट भी आ चुके हैं मार्केट में, ठीक है, वो भी डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ इनकॉर्पोरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं साइजिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जाहिर है ये साइजिंग एजेंट की प्रॉब्लम तो थी, इसको रिमूव करने का मतलब है हमने साइजिंग एजेंट को रिमूव करना, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डी साइजिंग कहते हैं। डी साइजिंग मतलब रिमूवल ऑफ साइजिंग एजेंट। अब ज़्यादातर जो हम साइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे होते हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, स्टार्च यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात की जाए, ठीक है, स्टार्च का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है। और स्टार्च में नॉर्मली याद रखिएगा 2 तरह के कॉम्पोनेंट होते हैं, एक अमाइलोस और एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस का जो कंपोनेंट होता है वो लीनियर पॉलीमर होता है, और ये लीनियर है इसी वजह से सॉल्युबल इन नेचर होता है, ठीक है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं और ये इनसॉल्युबल कंपोनेंट है स्टार्च का। नॉर्मली अगर आप रिफाइंड स्टार्च खरीद रहे हैं किसी कंपनी से, तो रिफाइंड स्टार्च में सिर्फ और सिर्फ अमाइलोज मौजूद होगा, ये वाला कंपोनेंट मौजूद होगा जो कि सॉल्युबल है। और इसको डीसाइज करने के लिए हम सिंपल कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, हॉट वॉश डीसाइजिंग यूज कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा, अगर आप इसको हॉट वॉश डीसाइजिंग से हटाएंगे तो पॉलीमर चेन्स बगैर ब्रेक हुए ही निकल आएंगी उसमें से, और आप उसे रिसाइकिल कर सकते हैं, उसकी रिसाइकलिंग की अप्रोच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं पैसे बचाने के लिए खुद से स्टार्च बना रहा हूं, उसे रिफाइन किए बगैर यूज कर रहा हूं, तो उसमें दोनों चीजें शामिल होंगी, अमाइलोज भी और अमाइलोपेक्टिन भी, ये दोनों चीजें उसमें मौजूद होंगी यहाँ पे, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचेस हैं, ये डिसॉल्व होके निकलेगा नहीं उसमें से, तो इसको ब्रेक डाउन किए बगैर हम निकाल नहीं सकते। इसको ब्रेक डाउन करना है तो हमारे पास फिर दूसरी अप्रोच क्या होगी। अब जाहिर है हॉट वॉश तो उस केस में मैं यूज कर नहीं सकता अगर मेरे पास नॉन रिफाइंड स्टार्च है, दोनों कंपोनेंट अगर मेरे पास मौजूद है। उस केस में हम क्या करेंगे, हमें इसको ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करने के लिए हमने कोई हार्मफुल केमिकल यूज करने होंगे, राइट। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम एसिडिक डीसाइजिंग यूज कर सकते हैं, जिसमें एसिड्स का इस्तेमाल होता है। ये एसिड क्या करते हैं, जाके इसके लिंकेजेस को ब्रेक करते हैं। उसको जितना ज़्यादा ब्रेक किया जाएगा स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, वो उतना ज़्यादा जल्दी निकल आएगा, उसमें से डिसॉल्व होकर निकल आएगा, ठीक है। लेकिन एसिड को इस चीज़ की तमीज़ नहीं होती कि वो उसके स्टार्च को डैमेज कर रहा है या फैब्रिक के सेल्यूलोज को भी डैमेज कर रहा है, ठीक है। एसिड दोनों चीज़ों पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से फैब्रिक क्वालिटी भी काफ़ी हद तक ख़राब हो सकती है अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा इस पे कंट्रोल नहीं है तो, ठीक है। इसी तरह ज़्यादा बेटर टेक्निक हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेटिव डीसाइजिंग के अंदर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं। ये भी क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। इसको भी इस चीज़ की तमीज़ नहीं होती कि ये फैब्रिक को डैमेज कर रहा है या जो हमारे पास साइजिंग एजेंट है उसे डैमेज कर रहा है। लेकिन एसिड जितना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन एसिड से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इसी वजह से कंपैरेटिवली बेटर क्वालिटी हमें मिल जाती है, क्योंकि फैब्रिक को उतना ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहा होता जितना फैब्रिक एसिड डीसाइजिंग में डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ मेरा फैब्रिक बिल्कुल भी डैमेज ना हो, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव किस्म की अप्रोच यूज़ करे वो केमिकल, तो मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, एंजाइम यूज़ करना चाहिए। एंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो एंजाइम जाके सेल्यूलोज को डैमेज नहीं करे, कपड़े का सेल्यूलोज डैमेज ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये डैमेज हो, ये पर्टिकुलर केमिकल, तो मुझे ऐसा ही कोई एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो डीसाइजिंग के लिए एंजाइम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, अमाइलेज कहलाता है। अमाइलेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ स्टार्च की डीसाइजिंग के लिए इस्तेमाल होता है पर्टिकुलरली। ये क्या करेगा, अमाइलेज जाके अमाइलोज के बॉन्ड ब्रेक करेगा और अमाइलोपेक्टिन के बॉन्ड ब्रेक करेगा। स्पेसिफिकली ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को ब्रेक करेगा, अल्फा 1,4 लिंकेज को, जो कि इनमें मौजूद है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक 4 टेक्निक्स थी। इसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक कौन सी होगी,
सबसे ज़्यादा तो ज़ाहिर है हॉट वॉश होगी, लेकिन अगर मैं हॉट वॉश यूज़ नहीं कर सकता, इन 3 में से सिलेक्ट करना हो तो एंजाइमेटिक टेक्निक कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, ये कपड़े को भी डैमेज नहीं करती, आराम से डीनेचर करके आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं एंजाइम को, वो एंजाइम जाके इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेगा। लेकिन अगर एसिडिक या ऑक्सीडेटिव डीसाइजिंग की बात की जाए, वो केमिकल इन्वायरमेंट में भी जाएंगे और ज़्यादा मसले मसाइल कॉज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड सवाल हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और इससे रिलेटेड दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। थैंक्स।